हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली विजन आईएएस ने पीटी 365 डॉक्यूमेंट है वो रिलीज किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देखो अभी तक दो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट विजन की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। इस पे मेरा कोई कंटेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उनका बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है और ना ही ये विजन आईएएस से एसोसिएटेड कोई चैनल है। फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, सो दैट मैं इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो उनके लिए आसानी हो। ठीक है। फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ स्टैटिक पार्ट का बैकग्राउंड दे दूंगा सो दैट अगर आपने नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक और चीज़ है, इसका पीडीएफ आपको सिविल्स एकेडमी की ऐप पे मिलेगा। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स डाले सो दैट आपके मेमोरी में ये लॉन्ग टर्म तक स्टे रहे। मतलब अगर रिटेंशन ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ओके, तो इसमें करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक के कवर हैं? अप्रैल से नवंबर तक के करंट अफेयर्स इसमें कवर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक बार स्टैटिक पार्ट समझा देता हूँ। ये 5-7 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप आसानी से करंट अफेयर्स को समझ पाओगे। ओके, देखो 2-3 चीजें समझो। बायोलॉजी है दैट इज साइंस ऑफ लाइफ। सिंपल सेंस में लॉजी मतलब साइंस है, बायो मतलब लाइफ है। बायोलॉजी में एक और वर्ड डाल दिया, टेक, बायो टेक्नोलॉजी। साइंस है, लाइफ है, उसमें टेक्नोलॉजी और डाल दिया दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। ओके, अब 4-5 बेसिक चीजें समझते हैं। सबसे पहले डीएनए। देखो इसको मैं एक एग्जांपल से के थ्रू समझाता हूँ। ये सेम एग्जांपल मैं इस पूरी सीरीज में मल्टीपल बार यूज करूंगा, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। मान लेते हैं डीएनए है, ये एक मोटी सी किताब है जिसमें बहुत सारी रेसिपी लिखी हुई है। ठीक है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक रेसिपी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोटी सी किताब में से कुछ एक रेसिपी का जो इन्फॉर्मेशन है वो लेना पड़ेगा और उससे वो रेसिपी बनानी पड़ेगी। बनाना क्या है हमें? हमें बनाना है प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ पे बनेंगे? इन ए सिंपल सेंस, थोड़ा सा सिंपल रखेंगे इसको। प्रोटीन हमें बनाने हैं, ये हमें बनाना है। ठीक है। ये मसल बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन कहाँ पे बनेंगे? राइबोसोम में। राइबोसोम को हम मान लेते हैं किचन, रसोई। वो रेसिपी बुक है। लेट्स से इसको ऐसे समझते हैं, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ये रेसिपी बुक है, सब रेसिपी इसमें लिखी हुई है। तो जब भी अगर कोई एक स्पेसिफिक रेसिपी बनानी होगी तो इसमें से एक पेज है उसको ओपन किया जाएगा और फिर उसके बाद में उसको उसका एक फोटोकॉपी बनाएंगे और हम रसोई में लेके जाएंगे। उस रसोई में क्या करेंगे? बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उनको यूज करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है। दो चीजें अभी तक समझी है, डीएनए है वो रेसिपी बुक है, ये डीएनए है आपका। ठीक है। और इसका एक कॉपी हम बनाएंगे। कॉपी क्यों बनाएंगे? क्योंकि बार बार पूरा बुक नहीं ले जाने की जरूरत पड़ेगी। जो रेसिपी हमें कुक करनी है, लेट्स से कि पेज नंबर 46 पे कोई रेसिपी लिखी हुई है। मैं पेज इसलिए नहीं शो कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज पर्सनल डायरी। हाँ, पेज नंबर 46 है, उस पर कुछ रेसिपी लिखी हुई है, तो उस 46 को कॉपी करेंगे और रसोई में लेके जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे 46 वाली रेसिपी का। ठीक है। डीएनए क्या है? अब एक बिल्कुल सिंपल सेंस में ये रेसिपी बुक है। डीएनए का एक एक सिंगल रेसिपी है, उसको हम बोल देते हैं जीन। उसका कंप्लीट सेट को हम बोल देते हैं जीनोम। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब पूरी जो हम रेसिपी बुक तो लेके जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? हम एक सिंगल रेसिपी लेके जाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? आरएनए की फॉर्म में, और उसको किचन में लेके जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट, और आरएनए से प्रोटीन वाले प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। दोनों है वो आपके डॉक्यूमेंट में कई बार मेंशन है, तो इसलिए मैं एक बार पहले ब्रीफ बैकग्राउंड के थ्रू उसको समझा देता हूँ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट चाहिए होता है। मूवी बनेगी, फिर उस मूवी को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। लेट्स से कोई मूवी बनी है हिंदी लैंग्वेज में बनी है, तो फिर हम उसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको, है ना। लेट्स से हिंदी से हिंदी है उसको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इन सब में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले ट्रांसक्रिप्ट आएगा, स्क्रिप्ट आएगी मूवी की, और फिर उसके बाद में हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब एक और चीज है, देखो डीएनए है वो एक लंबा स्ट्रैंड है, ऐसे वायर जैसा लंबा स्ट्रैंड है। ओके, इसको अगर हम कोयल करेंगे, इसको ऐसे कोयल कर देते हैं। कोयल करने का मतलब है इसको बंडल कर देते हैं एक सिंपल सेंस में।
ये कोइलिंग हो गया है। इस कोइलिंग वाले को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और ऐसे क्रोमेटिन को अगर हम कंडेंस करके रखेंगे तो उसको हम बोल देंगे क्रोमोसोम। ठीक है, कीप इट सिंपल। डीएनए है, उसको मतलब कोइलिंग किया है तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन, और फिर क्रोमेटिन को फर्दर कंडेंस करेंगे तो बनेगा क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम है टोटल। 23 पेयर का मतलब क्या हुआ, एक में तो 23 इंटू 2 कितना हुआ, 46 है। ठीक है, ये क्रोमोसोम हुए। ये भी आगे फिर बार बार ये टर्म आएगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, अब एक सिंपल सेंस में डीएनए था, उसमें से एक रेसिपी उठाई हमने, उसको किचन में लेके गए, प्रोटीन सिंथेसिस किया। प्रोटीन बनाने के लिए बेसिक जो ब्लॉक है वो है अमीनो एसिड। अगर आपने कई बार जिम जाने वाले लोगों का अगर लैंग्वेज सुना हो, वो एक टर्म बोलते हैं BCAA ले रहा हूँ, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ठीक है, ए मतलब अमीनो एसिड। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो रेसिपी है, रेसिपी तो हमें पता चल गया कि ये डालना है, ये डालना है, लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है, आइटम्स कौन कौन से डालने हैं। ठीक है, तो आइटम्स है उसको हम अमीनो एसिड बोल देते हैं। 20 अमीनो एसिड है, उससे प्रोटीन बनेगा। ठीक, पहले क्या आइटम डालना है, बाद में क्या आइटम डालना है, वो सब कहाँ से आएगा, वो रेसिपी से आएगा। रेसिपी बेसिकली क्या है, आपका डीएनए वाला जो काम है। ठीक है, ओके, अब 3 मेजर आरएनए है जिसको बार बार अलग अलग तरीके से मेंशन करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट है एमआरएनए। एमआरएनए, एम का मतलब समझो मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब है जो आपका रेसिपी लेके आया है। सिंपल रखते हैं इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जो रेसिपी लेके आया है वो मैसेंजर है। मैसेंजर मतलब मैसेज लेके आया है। क्या मैसेज लेके आया है कि ये वाला रेसिपी कुक करना है। कीप इट सिंपल। दूसरा आरएनए है टीआरएनए। टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, किचन में रेसिपी आ गई है, ये वाला प्रोटीन बनाना है, बट किचन में इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे, इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफर करना। इंग्रेडिएंट क्या था, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना किचन में, यानी राइबोसोम में लेके जाना, इस वाले की ये वाला जो काम है दैट इज बीइंग डन बाय टीआरएनए। ठीक है, टी मतलब ट्रांसफर से याद रखेंगे। थर्ड है आर। अब रेसिपी भी आ गई है हमारे पास, इंग्रेडिएंट्स भी आ गए हैं, सबको एक साथ कंबाइन करना है। कंबाइन क्यों करना है, क्योंकि प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो कंबाइन करने वाले को हम बोलते हैं आरएनए। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, राइबोसोमल। ठीक, 3 चीज हो गई हैं। डीएनए हो गया है, आरएनए हो गया है, क्रोमेटिन हो गया है, क्रोमोसोम हो गया है, एमआरएनए हो गया है, आरआरएनए हो गया है, टीआरएनए हो गया है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ट्रांसलेशन हो गया है। ठीक, ये सारी टर्म्स बार 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 आती जाएंगी। तो आपको बेसिक चीजें अगर क्लियर होगी तो अब आपका स्टैटिक पार्ट में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए इतना जरूरी है। ओके, ह्यूमन बॉडी में सारे अमीनो एसिड हम खुद नहीं प्रोड्यूस करते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ अमीनो एसिड हमें फूड से लेना पड़ता है। ठीक, ये तो स्टैटिक पार्ट हुआ। अब आते हैं रियल वाले पार्ट में। ये सब स्टैटिक में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप मतलब एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जीन एडिटिंग। जीन क्या था, एक पार्ट है ना, डीएनए का जीन है, और पूरा जो सेट है उसको हम जीनोम बोल देते हैं। जीन प्लस एडिटिंग मतलब उसमें कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग का मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज जीन एडिटिंग। अब उसमें रिसेंटली क्या था कि इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप है, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाया है। 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्रिस्पर कास9 टेक्नोलॉजी, ये जीन एडिटिंग का एक टेक्नोलॉजी है। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, क्रिस्पर कास9। फुल फॉर्म है, एक बार आप देख लेना, नहीं भी याद रहेगा इट्स ओके, बट आपको पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है। ओके, हमने ये जो शीप बनाया है, अब इसमें ऐसा क्या खास है, पहले उस एक एक चीज समझते हैं कि हमने क्या एडिट किया है और क्यों एडिट किया है। देखो, एक जीन है, लेट मी जूम इट फर्स्ट। हाँ, एक प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम क्या है, मायोस्टेटिन। ये हमारी ग्रोथ के लिए लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। मतलब आ, ऐसा नहीं हो कि ह्यूमन बीइंग का साइज बहुत बड़ा हो जाए, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए ये एक प्रोटीन है। मतलब टेक्निकली समझो, अगर किसी में ये प्रोटीन नहीं है तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा। तो ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की साइज को कंट्रोल करने के लिए ये एक प्रोटीन है। अगर हम इसको एडिट कर पाए तो हम बेसिकली हमारा ग्रोथ साइज है उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर गोइंग टू एडिट इट। ठीक, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है। तो इट एक्ट एज ए लिमिटर टू द, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं नेचुरल ब्रेक ऑन द
मसल ग्रोथ, आपका मसल अनलिमिटेड वे में ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिस एक्ट एज ए बैरियर और सीलिंग लिमिट, इसको ऐसे समझो, ठीक है। ओके, जैसे अगर आप देखोगे जो व्हीकल का स्पीड नोब है ना, 120 से ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, दैट एक्ट एज ए लिमिटर। तो यहाँ पे बायोस्टैटिन है वो सेम काम कर रहा है, ठीक। ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मायोस्टैटिन जीन है उसको हमने बूस्ट किया है 30%, ताकि हमारा जो काइंड ऑफ शीप है उसका साइज है वो बड़ा हो, बाकी अलग वेराइटीज के जैसे। अब देखो इसमें किया क्या है, जीन ऑलरेडी था, हमने बाहर से कोई नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया। अगर हम बाहर से जीन इंट्रोड्यूस करते, मतलब जो इसमें नेचुरली नहीं मिलता, कोई जीन अगर हम बाहर से लेके आते तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जहां पे ये कीवर्ड है ट्रांसजेनिक, मतलब किसी दूसरे से हम लेके आ रहे हैं और उसको यहाँ पे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेचुरली वो नहीं था, आर्टिफिशियली हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये वाला सेम कीवर्ड जब हम जीएम क्रॉप्स की बात करेंगे तब हम फिर वापस आएंगे इस पे, ठीक है। ओके, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अब देखो इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। मान लेते हैं आप वीडियो एडिटर हो, आपका काम है वीडियो को एडिट करना। दो तरीके से आप एडिट कर सकते हो। एक तो आपके पास जो फुटेज है, उसी फुटेज में उसका सीक्वेंस है आगे पीछे करके, किसी को वॉल्यूम को अप करके वॉल्यूम को डाउन करके, कुछ भी इफेक्ट डाल के, दैट्स वन टाइप। दूसरा आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे का फुटेज लेके आके, मतलब वो आपका ओरिजिनल फुटेज का पार्ट नहीं है, आप बाहर से कोई फुटेज लेके आए। जब आप बाहर से फुटेज लेके आते हो, दैट इज रेफर्ड एज ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है कि हमने कोई फॉरेन जीन है वो इंट्रोड्यूस किया है, बस इतना आपको समझना है इसमें, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं ऐसा जो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, एक दो टर्म और है, सोमेटिक जीनोम एडिटिंग और जर्म लाइन जीनोम एडिटिंग। सोमेटिक का मतलब है बॉडी सेल्स और जर्म लाइन का बेसिकली मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये दो टर्म्स ध्यान में रख लेना बस, है ना। ये भी एक दो बार आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। सोमेटिक सेल्स का मतलब क्या है, बॉडी सेल्स है, और जर्म लाइन का बेसिक मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है। हाँ, इसमें बाकी सब है वो क्या क्या यूज है, देखो एक सिंपल सा यूज समझो। अगर कहीं पे भी हमें फसल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो हम उसको मतलब जीनोम एडिटिंग की मदद से वो वाला जीन है वो बूस्ट कर सकते हैं जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। किसी में अगर कोई डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरिया के केस में भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिखी हैं, एक ऑलरेडी इसमें है, एक जो मंथली मैगजीन है उसमें भी मेंशन है, बायो माइनिंग और बायो रिमेडिएशन। रिमेडिएशन का बेसिक मतलब क्या है, कोई लेट्स से कोई साइट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा हैवी मेटल और ऑयल स्पिल हुआ था, इस साइट को क्लीन करना है तो हम माइक्रोब्स की मदद से उस साइट को क्लीन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, ओके। यहाँ पे बायो माइनिंग का क्या मतलब है, मतलब ये मान लेते हैं कचरे का एक ढेर है ना, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, तो हम इन मिनरल्स को माइक्रोब्स की मदद से हम इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इस बात को हम बोलते हैं बायो माइनिंग। बायो प्लस माइनिंग, माइनिंग मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और बायो मतलब यूजिंग माइक्रोब्स, कीप इट सिंपल। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू, जस्ट अ सेकंड। हाँ, क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी की मदद से हमने इंडिजीनियस का मतलब क्या है, मेड इन इंडिया, फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी बनाई है, किसके ट्रीटमेंट के लिए, सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए। सिकल सेल डिजीज क्या है, दो चीज। सिकल सेल देखो, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन सेल है वो राउंड शेप होता है, बट इसमें इसका शेप हो जाता है ऐसे ऐसे। अब इससे नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं एक व्हीकल है जिसमें 4 सीटें हैं, ठीक। तो हर बार 4 सवारी उसमें जा रही हैं, लेकिन आप वाले व्हीकल में एक सीट है वो खराब हो गई है, तो अब कितनी सीटें बची, 3 सीटें, मतलब कैरिंग कैपेसिटी आपका कम हो गया है। इस केस में आप ह्यूमन बींग्स की बजाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी है वो हैम्पर होता है। ये एक हेरिडिटरी डिजीज है, इस वाले पॉइंट को ध्यान से रखेंगे, एग्जामिनर है इसको किसी तरीके से फ्रेम करके पूछ सकता है। हेरिडिटरी का मतलब है जनरेशन टू जनरेशन है वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने ये बिरसा 101 है वो तैयार किया है, मतलब एक जीन एडिटिंग थेरेपी की मदद से हम इसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस मेथड है टू ट्रीट दिस, है ना। अब बिरसा है वो बिरसा मुंडा, जिसको बेसिकली ट्राइबल लीडर्स
है ना, उनको एज ए गॉड भी वर्शिप किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का 150th एनिवर्सरी था, उसी के कंटेक्स्ट में ट्राइबल करंट अफेयर्स में भी हमने उसको डिस्कस किया है, और यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि 150th बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, रिसेंटली द टर्म बिरसा 101 वाज इन न्यूज, इट इज सम सुपर कंप्यूटर, सम सैटेलाइट और समथिंग लाइक दैट, है ना। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, सिकल सेल डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जीन एडिटिंग थेरेपी है, वो हमने तैयार की है, इंडिजीनियस तैयार की है, क्रिस्पर बेस्ड है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है, ग्लो कास9, कास9 से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्रिस्पर कास9 है, वो एक जीन एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है। ग्लो का मतलब क्या है, देखो एक आपने एक टर्म सुना होगा, जुगनू, जुगनू रात को चमकते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हमने ये प्रोटीन का फोल्डिंग करेक्टली किया तो इसमें लाइट जल जाएगी, इसको इसीलिए हमने नाम दिया ग्लो। ग्लो का मतलब चमकना, तो जैसे ही काम हो जाएगा, कहने का मतलब ऐसे समझो इसको, जैसे ही काम हो जाएगा ये ग्लो करने लगेगा, बस। एक और टर्म है इसमें, एपिजीनोम एडिटिंग। पहले एपिजीनोम का मतलब समझते हैं, एडिटिंग का मतलब तो बाय डिफॉल्ट आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस करना। ओके, एपिजीनोम है क्या? It is a complete set of chemical marks and modifications on your DNA and its associated protein which that control which gene are turned on or off without changing the DNA sequence itself. थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये एक रिमोट है, इसमें ये बटन दबाऊंगा तो ये होगा, ये बटन दबाऊंगा तो ये होगा, ये बटन दबाऊंगा तो ये होगा। कहने का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर जीन को अगर हमें स्विच ऑन और ऑफ करना हो, इसका पूरा इंस्ट्रक्शन है इसमें है, एपिजीनोम में है। इससे सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसमें सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होगा। एग्जामिनर फिर इसको आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इससे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, नहीं, इससे हम सिर्फ एक काम करें। सीक्वेंस चेंज होने का मतलब है ये चार है, फिंगर्स सेम है, अब इसमें से किसी एक एक पर्टिकुलर जीन को अगर आपको स्विच ऑफ करना है तो ऑफ हो जाएगा वो, बट सीक्वेंस तो सेम ही है, वी आर नॉट चेंजिंग द सीक्वेंस। जबकि एक्चुअल जो जीन एडिटिंग है उसमें हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, बाकी सब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ओके। हाँ, नेक्स्ट है रिलेटेड टू जीएम क्रॉप, दो चीजें समझेंगे। जीएम क्रॉप में हम एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उसमें नेचुरली नहीं था, मतलब आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। जीएम क्रॉप के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने किया है। अब क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है तो हम काइंड ऑफ नेचर के साथ चेंज कर रहे हैं, इसीलिए उसके अप्रूवल के लिए एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस का जो बॉडी है वो है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। दो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे, ए इट इज ए बॉडी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पहली बात। दूसरी बात, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। दूसरी बात, इट इज अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी तक हमारी कंट्री में सिर्फ एक क्रॉप है जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, रेगुलेटरी अप्रूवल। रेगुलेटरी अप्रूवल का मतलब है रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया हुआ है, वो है बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, है ना। उसका भी अगर मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो उसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। ये कॉटन प्लांट है, इसकी लीव्स हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या था, इंसेक्ट वो इन लीव्स को खा जाता था, मतलब इंसेक्ट यूज टू डिस्ट्रॉय द लीव्स। तो हमने क्या किया, सोइल का एक बैक्टीरिया लिया और इस बीटी बीटी जो बैसिलस thuringiensis है वो हमने लिया और कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस कॉटन प्लांट में एक ऐसा जीन है जो इंसेक्ट को मार देगा। फिर से बताता हूँ, ये कॉटन प्लांट था, इंसेक्ट इसकी लीव्स को डिस्ट्रॉय करता था, हमने सोइल से एक बैक्टीरिया लिया, हमारे कॉटन प्लांट में वो नहीं था, कहाँ से लिया हमने, सोइल से बैक्टीरिया लिया है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis, बीटी जिसको हम बोलते हैं, वो हमने कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस किया है। अब ये कॉटन प्लांट बाय डिफॉल्ट उस इंसेक्ट को मार देगा, कीप इट सिंपल, बस इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी बीटी ब्रिंजल भी न्यूज में था, डीएमएच मस्टर्ड भी, DMH11 मस्टर्ड भी न्यूज में था। ये शुरुआत में अप्रूवल देने की बात हुई थी, बट अभी तक ऑफिशियली उस पर फुल अप्रूवल उसको नहीं मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ में केस पेंडिंग है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, द वन एंड ओनली क्रॉप विच हैज बीन गिवन अप्रूवल इज बीटी कॉटन, ठीक है। ये पूरा है आपका जीएम क्रॉप। अब इसमें से समझा देता हूं मैं, डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अनदर स्पीसीज, आर्टिफिशियली हमने इंट्रोड्यूस किया है, हमारे में
खुद नेचुरली वो नहीं है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम क्या, कौन सा नाम दिया था जहां पे हम किसी और से लेके आ रहे हैं, किसी और से अगर हमने जीन इंट्रोड्यूस किया उसको नाम क्या दिया था, ट्रांसजेनिक। ठीक है, बीटी कोटन क्या है, जीन फ्रॉम बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, सोइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी बैसिलस थुरिनजिनेसिस है, सोइल बैक्टीरिया से हमने ये जीन लिया है बीटी, और इसीलिए नाम है बीटी कॉटन। ओके, बीटी ब्रिंजल और बाकी सब चीज। हाँ, यहाँ पे एक और टर्म है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज सिर्फ ध्यान में रखो, न्यूक्लियेज को हम बोलते हैं मोलिकुलर सीजर। सीजर का मतलब क्या है, कैची, कैची बेसिकली मीन्स कटर। तो जहां पे भी आपको न्यूक्लियस दिखे, बाकी साइट डायरेक्टेड मतलब किसी स्पेसिफिक साइट पे अगर हमें कट करना हो तो उसको हम बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज एसडीएन, आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है Cas9 या फिर SDN टर्म्स वर इन न्यूज, दे आर रिलेटेड टू, है ना। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे सकता है SDN DMH11 और दे वर इन न्यूज, क्योंकि बीटी ब्रिंजल देगा तो आप पहचान जाओगे क्योंकि वो बीटी कॉटन जैसा ही नाम है ना। तो उस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, रिसेंटली हमने दो राइस की वेराइटीज भी इंट्रोड्यूस की हैं, और जस्ट सेकेंड, हाँ, जीनोम एडिटेड राइस, ध्यान से समझेंगे। तो हमने राइस वेराइटी इंट्रोड्यूस की है जिसका जीनोम हमने एडिट किया है। एडिट करने का मतलब क्या है, एडिट करने के दो तरीके मैंने बताए थे। एज ए वीडियो एडिटर आप समझो कि एक तो आप जो आपके पास वीडियो है उसी में प्लस माइनस करेंगे, किसी में वॉल्यूम अप करेंगे, किसी में सीन है उसको डाउन करेंगे, दैट्स वन पार्ट, दैट इज वीडियो एडिटिंग। दूसरा वीडियो एडिटिंग का तरीका क्या है कि हम बाहर से क्लिप लेके आए, ये बाहर वाला है उसको हम जीएम बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम बाहर से कुछ नहीं लेके आए हैं। इंडिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है जिन्होंने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस किया है। दो राइस वैरायटीज हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया है, नाम ध्यान में रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। दीज टर्म्स वर इन न्यूज, दे आर व्हाट दे आर। सो एक तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि ये क्या चीज है, तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ये राइस का वैरायटी क्या चीज है, ये पूछ सकता है। दूसरी बात, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन और फ्रेम कर सकता है कि दीज क्रॉप्स वर इन न्यूज, दे आर रिलेटेड टू, तो बाय डिफॉल्ट किससे रिलेटेड है, राइस से ही रिलेटेड है। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा और डिटेल में भी जा सकता है, जैसे DRR है धन 100 कमाल। अब देखो इसमें कमाल कमला जो आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रख लेना, धान, धान मतलब राइस की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब इसमें DRR क्या है पहले तो ये समझेंगे। DRR है बेसिकली, DRR धान, ये एक जीन की बात कर रहा है, एक जीन को टारगेट कर रहा है। कौन सा जीन है, CKX2, साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2। CKX2 भी याद रख लेना, साइटोकाइनिन भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर फिर वापस से क्वेश्चन दे सकता है। देखो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, रिसेंटली दीज टर्म्स वर इन न्यूज, दे आर रिलेटेड टू। ठीक है, एक दो बार आप वीडियो देखोगे आपको टर्म ध्यान में आ जाएगी, आपका ब्रेन वहां पे कैप्चर कर लेगा। ओके, इस जीन का बेसिक मतलब क्या है, देखो अगर हम इस जीन को मॉडिफाई करते हैं और इसको अगर हम ज्यादा एक्टिव रखते हैं तो हमारे प्लांट है उसका साइज बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमें इसको एक्टिवेट करना है और ज्यादा एक्टिवेट करना है, दैट्स वन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या है, पूसा DST राइस 1, है ना, इसको ICAR ने प्रोड्यूस किया है। ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ऊपर वाला भी ICAR है बट उनका एक अलग से लेबोरेटरी है, नीचे वाले का लेबोरेटरी IARI न्यू दिल्ली है। ओके, इसमें क्या खास है, पूसा DST का मतलब क्या है, देखो DST का ऐसे समझेंगे, ड्रोट और स्ट्रेस टॉलरेंस, यानी ये ड्रोट वाले एरियाज में भी हम कल्टीवेट कर सकते हैं। दोनों के बारे में यूनिक चीज ध्यान में रखना, सो दैट अगर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये वाले के साथ ये खास बात है या फिर हमने टेक्निकली बनाया क्यों है, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए ना। तो ऐसा क्या यूनिक है इनमें कि हमने हमने जीनोम एडिटिंग की क्यों है इसमें। तो इस वाले में जीनोम एडिटिंग इसलिए की है ताकि ये स्ट्रेस टॉलरेट कर सके, यानी ड्रोट लाइक सर्कमस्टांसेस है उसको टॉलरेट कर सके। देखो मैं जानबूझ के इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं आपको सिर्फ वो सिंपल वाली टर्म्स बता रहा हूँ जो आपके माइंड में आगे तक प्रीलिम्स तक याद रह जाए। ठीक है, इसमें बेसिक फोकस किस पे है, इसमें फोकस है प्रोडक्शन पे। इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमें प्रोडक्शन है उसको 100% से ज्यादा ऊपर लेके जाना है, अभी जितना अभी मान लेते हैं 100 है उससे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, DST में D है, D से याद रख लेना ड्रोट।
बस इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज, क्योंकि इसमें कोई फॉरेन जीन हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए ये जीएम क्रॉप नहीं है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स नहीं है, और इसीलिए इनको जीईएसी वाले अप्रूवल वाले प्रोसेस में से उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अकेला जीएम क्रॉप कौन सा है, द आंसर वुड बी पीटी कॉटन, बट रिसेंटली जीनोम एडिटेड वेराइटीज ऑफ राइस वर इंट्रोड्यूस्ड, तब आंसर है ये दोनों है ना। तो एक एक में 100 याद रख लेना, 100 वाले में क्या करना है, हमारा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। साइटोकाइनिन जो जीन है उसको बेसिकली हमें एक्टिवेट करना है सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर। और दूसरा है डीएसटी वाला, यानी कि ड्रोट टॉलरेंस या स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। कुछ नहीं है, ये एक डेटाबेस है। किसका डेटाबेस है? इंडिया के लोगों का डेटाबेस है। किससे रिलेटेड? जीनोम से रिलेटेड है बस। और बाकी इसमें ये डेटाबेस है कहाँ पे, मतलब डेटाबेस का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों का डेटा उसको एक जगह पे स्टोर करेंगे। इसको स्टोर करने के लिए हमारा डेटा सेंटर है। कहाँ पे है डेटा सेंटर? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ पे है? फरीदाबाद में, हरियाणा में। ये इंडिया का पहला नेशनल लाइफ साइंसेज डेटा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब क्या है? एक साथ उसको स्टोर करना, ठीक। हाँ, इसमें एक और प्रोजेक्ट है, हैप मैप प्रोजेक्ट। हैप मैप प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोगों का जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको कलेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक चीज समझेंगे। देखो, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है क्या चीज? मच्छर हैं, बीमारी फैलाते हैं, हमें मच्छर के साथ कुछ ऐसा करना है सो दैट वी कैन कंट्रोल दीज डिजीज। उसके लिए एक मेथड है जिसको हम बोल रहे हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। अब देखो, इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेथड है, ठीक है, क्वाइट सिंपल। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका मेन गोल क्या है कि हम पेस्ट और इंसेक्ट उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। अब देखो, एक मेंडल का इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल है, डिटेल में नहीं जाना है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर हो रहा है। तो मेंडल के इनहेरिटेंस प्रिंसिपल के हिसाब से एक जीन के पास 50% चांस है कि वो नेक्स्ट आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, 50%। इसी को बोलते हैं मेंडल इनहेरिटेंस लो। मतलब अगर पेरेंट्स में वो जीन है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर होगा, 50% चांस है, मतलब हाफ चांस है, हाफ नहीं है। अब देखो, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसेक्ट में कुछ जीन है जिसकी वजह से डिजीज ट्रांसफर होती है। अगर हम इन जीन्स को आने वाली जनरेशन में, यानी कि मॉस्किटोज के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर ही ना होने दे, तो इसीलिए हम जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। मच्छर है, उससे डिजीज फैल रहा है, किसी एक जीन की वजह से, मतलब किसी पर्टिकुलर जीन्स की वजह से है वो डिजीज फैल रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि हम अगर इन जीन्स को आगे वाले नेक्स्ट जो मॉस्किटो जनरेशन है उसमें ट्रांसफर ही ना होने दें, तो डिजीज फैलने का रिस्क है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके लिए? उसके लिए टेक्नोलॉजी है जीडीटी। जीएसटी याद आ रहा है। जीडीटी मतलब जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जीडीटी में कर क्या रहे हैं हम? बेसिकली किसी एक जीन को पास होने से, या तो पास कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर पास होने से रोक रहे हैं। कौन से जीन को? वो जीन जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो मान लेते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए या तो हम आगे पास कर रहे हैं, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर जीन है जो इस डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल कर सकता है, तो हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट में पास करते जाएंगे। या फिर एक ऐसा जीन है जिससे डिजीज स्प्रेड हो रहा है, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। इतना डिटेल में नहीं जाना, एक लाइन में जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी वो क्या करेगी, कुछ पर्टिकुलर जीन्स को आगे पास होने में रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, ठीक। हाँ, इसके लिए एक टर्म और है जो आपको ध्यान में रखना है, वॉल बैक मेथड। देखो, इसमें हम कर क्या रहे हैं, मॉस्किटो कंट्रोल स्ट्रेटजी है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? आ, अगर हम मॉस्किटोज में कुछ ऐसा इंजीनियरिंग करें कि मॉस्किटोज नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस ही ना कर पाए, तो भी हम डिजीज को रोक सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिर्फ आगे आपको इतना ध्यान में रखना है, इट इज ए मेथड टू कंट्रोल द डिजीज थ्रू मॉस्किटोज। अभी के लिए जो हमने ट्राई किया है, ठीक। इस नॉन जीएमओ अप्रोच से लगभग 77% रिडक्शन। आपसे परसेंटेज तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है कि हाँ किस कंटेक्स्ट में ये यूज होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है बस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं,
नेक्स्ट इज ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है एक कंप्यूटर चिप बनाया है। कैसा चिप बनाए? ये एक चिप है, मान लेते हैं मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मैंने ब्रेन जैसा ही एक सिमुलेशन मॉडल यहाँ पे बना दिया। दिस इज ऑर्गन ऑन चिप, ये मेरा ब्रेन है, ठीक है। इसी को हमने नाम दे दिया है ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? सिमुलेशन मॉडल बना रहे हैं। सिमुलेशन मॉडल का मतलब क्या है? जैसा एक पर्टिकुलर ऑर्गन काम कर रहा है, सेम वैसा ऑर्गन ऑर्गन जैसा ही काम कोई एक कंप्यूटर चिप है वो कर रही है, ठीक। उसको ऑर्गन ऑन चिप बोला गया है। अब क्या मिमिक करने की, मिमिक मतलब सेम उसके जैसा एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट मॉडल का नाम है, वो जरूर ध्यान में रख लेना, ह्यूमन रिलेवेंट 3D कल्चर मॉडल, जिसको हमने नाम दिया है न्यू अप्रोच मेथड, ठीक है। कुछ इसमें अलग से आपको अभी के लिए ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट है आरएनए साइलेंसिंग। पहले तो आरएनए क्या था? हाँ, डीएनए टू आरएनए क्या था? ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रिप्ट पहले था, स्क्रिप्ट आएगी तभी तो मूवी बनेगी, मूवी बनेगी तभी तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन मतलब लैंग्वेज कन्वर्ट करना ताकि वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। ओके, डीएनए टू आरएनए। अब आरएनए में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को साइलेंस करना, उसी को आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। कहने का मतलब जो हमारा रेसिपी बुक था उसमें एक पूरा पेज है, उसमें रेसिपी बुक है, उसमें कुछ पार्ट को हमें काइंड ऑफ ब्लैकआउट करना है, ठीक है, ताकि वो काम ना करे, वो दिखे ना वो लाइंस। दैट इज आरएनए साइलेंसिंग, ठीक। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे। रिसेंटली साइंटिस्ट ने यूज किया है आरएनए साइलेंसिंग मेथड एक वायरस को कंट्रोल करने के लिए। वायरस का नाम क्या है? कुकुम्बर मोजाइक वायरस। ये कुकुम्बर मोजाइक वायरस है, इंटरेस्टिंगली वो बनाना का प्रोडक्शन कम कर रहा है। तो एग्जाम में ऐसा नाम आएगा तो हमें लगेगा कुकुम्बर वाला वायरस बनाना में कैसे करेगा। जस्ट रिमेंबर कि हाँ, ठीक है, ये वायरस है दैट वाज एडवर्सली इम्पैक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ बनाना। हमने इस वायरस को काइंड ऑफ है आरएनए साइलेंसिंग मेथड से इसको सप्रेस किया है, सो दैट हमारा बनाना का प्रोडक्शन है वो एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो। आरएनए साइलेंसिंग, साइलेंसिंग मतलब उसके एक्सप्रेशन को रोक दिया है, बस इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है। रिड्यूसेस जीन एक्सप्रेशन। रेस्ट एवरीथिंग इज क्वाइट कॉमन। mRNA, rRNA और tRNA मैं तीनों एक्सप्लेन कर चुका हूँ। M वाला है मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब है वो रेसिपी लेके आ रहा है। T वाला है ट्रांसफर, मतलब वो इंग्रेडिएंट लेके आ रहा है कहाँ पे? राइबोसोम में। राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और एक है rRNA, बेसिकली राइबोसोम है वो उनको कंबाइन करेगा, दैट इज rRNA। इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पैन। आपने एक टर्म सुना होगा, पैन इंडिया मूवी है। पैन इंडिया का मतलब पूरे इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं पैन जीनोम का मतलब क्या है। अलग अलग स्पीसीज हैं, लेट्स से शीप वाला ही एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो भेड़ की अलग अलग वेराइटीज हैं, उन सब का जीनोम हमने इकट्ठा किया है और उसका एक डेटाबेस बनाया है, उसको हमने नाम दिया है पैन जीनोम। पैन क्यों बोल रहे हैं? पैन मतलब ओवरऑल जितना भी है सबका, ठीक है। तो पैन जीनोम रिप्रेजेंट ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। अब इन्फॉर्मेशन तो हमने कंबाइन करके सेव कर लिया डेटाबेस में, इसको पढ़ने लायक भी तो बनाना है। इसके लिए एक मेथडोलॉजी है जिसका नाम क्या है? हाई फाई सीक्वेंसिंग मेथड। हाई फाई मतलब सिर्फ इतना ध्यान रखो, हाई फाई मतलब एडवांस है, ये इसका फुल फॉर्म है हाई फिडिलिटी, बट आपको हाई फाई टेक्नोलॉजी है जो डीएनए एडिटिंग में है, उससे सिर्फ ये याद रखना है, इट इज ए मेथड टू रीड द डेटा और टू अंडरस्टैंड द डेटा जो हमने कलेक्ट किया है, ठीक। तो इट इज ए सीक्वेंसिंग मेथड टू रीड इट करेक्टली। तो रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि चाइनीज साइंटिस्ट ने फर्स्ट पैन जीनोम बनाया, किसका? एशियन राइस का। एशियन राइस यानी राइस की डिफरेंट वेराइटीज का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, फिर उसको रीड करने के लिए ये मेथड यूज किया है, पैक बायो हाई फिडिलिटी। ये एक सीक्वेंसिंग मेथड है। सीक्वेंसिंग मेथड का बेसिक मतलब क्या है कि सीक्वेंस से इसको रीड कैसे करना है, बस। पैन का मतलब ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे, पैन का मतलब है ऑल स्पीसीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है शुक्र जीन। शुक्र मतलब शुक्राणु वाला, यानी कि स्पर्म से रिलेटेड ये टर्म है। देखो फ्लावर्स है, फ्लावर्स में कुछ स्पेसिफिक जीन की वजह से पूरा प्रोसेस चलता है। वो कौन से जीन है, इसी के कंटेक्स्ट में ये पूरा न्यूज था। सबसे पहले तो समझते हैं शुक्र जीन क्या है और ये करता क्या है। लेट मी जूम इट फर्स्ट। ये रिसेंटली नया डिस्कवर हमने किया है, कहाँ पे? फ्लावरिंग प्लांट्स में।
अब ये करता क्या है, तो ये एक ग्रुप ऑफ जीन्स है उसको कंट्रोल करता है। उसका ग्रुप ऑफ जीन्स का नाम क्या है, एफ बॉक्स जीन्स। कुछ ध्यान नहीं रखना है, एफ से सिर्फ ये याद रख लेना, फ्लावरिंग, एफ से फ्लावर, फ्लावर फायर वाला फ्लावर, ठीक। हाँ, एफ बॉक्स जीन्स है वो किससे रिलेटेड है, फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है। ये रिसेंटली डिस्कवर किया कि ये जो शुक्र है, शुक्र मतलब शुक्राणु, ये इस जी पूरे सेट को कंट्रोल करता है और इसी की वजह से हेल्दी पोलन बनता है। पोलन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है प्लांट्स में, और इसीलिए रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इसीलिए हमने नाम दिया शुक्र। शुक्र मतलब स्पर्म को हम रेफर करना चाह रहे हैं यहाँ पे, बस इसमें और कुछ ऐसा है नहीं जो आपको याद रखना है। हाँ, कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, यूजुअली ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछा जाने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट CSIR का एक लैब है CCMB जो कि हैदराबाद में है, बस। ओके, नेक्स्ट है DNA प्रोफाइलिंग। जैसे सोशल मीडिया पे प्रोफाइलिंग करते हैं कि भाई कौन है, कहाँ पे है, क्या है, पूरा डिटेल करते हैं, वैसे ही DNA का पूरा एक डेटाबेस बना के हम प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, दैट इज DNA प्रोफाइलिंग। बेनिफिट क्या है कि क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन में इसमें हेल्प मिल सकती है, यानी कि किसी के DNA में क्या क्या यूनिक पैटर्न्स है, सो दैट जब हमें ट्रेस करना हो तो वो हमारे लिए आसान हो। कुछ और आपको ध्यान में नहीं रखना है इसमें से, बाकी सब चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है जंपिंग जीन। दो तीन टर्म्स हैं इसमें से, ट्रांसपोसोन। अब सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोसोन क्या है। कंप्यूटर में कुछ फाइल है वो अपना फोल्डर चेंज करती रहती है। कंप्यूटर में कुछ फाइल है वो अपना फोल्डर चेंज करती रहती हैं, ऐसी फाइल्स को हम बोलते हैं जंपिंग फाइल्स। और अगर यही काम कोई जीन करे तो हम उसको बोलेंगे जंपिंग जीन्स। ठीक है, अब समझते हैं ट्रांसपोसोन क्या है। ट्रांसपोसोन इज ए स्पीसीज ऑफ DNA that can move from one place to another in genome, and because of this movement they are known as jumping gene। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन। और इस पूरी चीज को क्या मतलब इसका ऑफिशियल नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसपोसोन है। अब अगर ये प्रोटीन बनाएंगे तो इसको हम नाम दे दिए है TNPB। अब ये TNPB क्या है, TNPB है ट्रांसपोसोन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ट्रांसपोसोन क्या है, जो जंपिंग जीन है। जंपिंग जीन क्यों बोल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते रहते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करते रहते हैं, बस। इसमें और कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है। हाँ, नेक्स्ट है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर सेल। दो टर्म से पहले एक बार मैं समझा देता हूँ। काइमेरा का मतलब क्या है, अगर आपको ईथन हंट वाला मूवी याद हो, मिशन इम्पॉसिबल, उसमें आई थिंक सेकंड में है। काइमेरा का मतलब है कि जो मल्टीपल चीज़ों से बना हुआ है। थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड से समझा देता हूँ। देखो, कैंसर क्या है, कैंसर का मतलब है सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। सेल का अगर अबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो उसको एक सिंप्लीफाइड सेंस में हम कैंसर बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट की बॉडी से सेल निकालेंगे। कौन सा सेल, टी सेल। कुछ याद नहीं रखना है, सब इसमें मेंशन है, टी सेल है। वो पेशेंट की बॉडी से निकालेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर इसको वापस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। सेल निकाला, मॉडिफिकेशन किया, वापस ट्रांसफर कर दिया। अब ये सेल है, ये खुद कैंसर से फाइट करेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिविंग ड्रग। लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पर्सन की बॉडी से हमने एक सेल निकाला है, फिर वापस बॉडी में ही इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी हमने रिसेंटली अप्रूवल दिया है, उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज में थी। अब समझते हैं। इसीलिए मैंने रेफरेंस भी दिया है स्पाई मूवी का, मिशन इम्पॉसिबल का। देखो करते क्या है, रिसेंटली लेट्स से आपने धुरंधर मूवी देखी है ना। क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में जाके जहाँ पे लेट्स से कि हमें किसी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, हमारा स्पाई जाएगा, उन लोगों के बीच में मिल जाएगा, एंड देन दे विल टैकल द प्रॉब्लम। उसी तरीके से हमारा जो मॉडिफाइड जीन है, जो हमने मॉडिफाई किया है, हमने उसका प्रोग्रामिंग किया है, वो हम पेशेंट की बॉडी में डाल रहे हैं और ये कैंसर को ट्रीट करेगा। भाई क्या कर रहा था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। हमारा जीन क्या कर रहा है, हमारा जीन है वो कैंसर को ट्रीट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। कीप इट सिंपल, ठीक है। इसीलिए है नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी है वो अप्रूव की है। नाम क्या है, नेक्स्ट कार 19। ओके, ये फर्स्ट इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब क्या है, मेड इन इंडिया, मतलब हमने बनाया है। किस टाइप के कैंसर के लिए, बी सेल ब्लड कैंसर के लिए।
ठीक है। इससे पहले सीरियस सीओ यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में है, जितने भी इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी का अप्रूवल है वो इसके थ्रू आना है। इन्होंने कार्टेमी को अप्रूव किया था, जो कि कार टी सेल थेरेपी है ट्रीटिंग ब्लड कैंसर। अंडरस्टैंड, कार्टेमी में भी ये नाम वैसा वैसा क्यों रखा है, ये इसके कंटेक्स्ट में नाम लिखा। जस्ट अ सेकेंड। कार टी, अब ये कार क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। हो क्या रहा है इसमें, यहां से देखेंगे, पेशेंट की बॉडी से ब्लड है वो रिमूव किया, टी सेल लिया, टी सेल को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद में वापस पेशेंट की बॉडी में डाल देंगे। अब है ये टी सेल है, ये कैंसर सेल को किल करेंगे। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू फंक्शन। लिविंग ड्रग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल है वो पेशेंट की बॉडी से लिया और वापस सेल के तौर पे ही डाल दिया। रिस्क क्या है कि ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब ऑर्गन काम करना बंद कर सकता है। और दूसरा कि क्या पता कैंसर है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। एक ऐसा सेम रिस्क है वो जीएम क्रॉप के कंटेक्स्ट में भी है। जैसे हमने जीएम में एक इंसेक्ट का जो था, पिंक वोलवॉर्म, इस इंसेक्ट से परेशान हो गया, हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की थी, क्या इंट्रोड्यूस किया था, सोयल बैक्टीरियम इंट्रोड्यूस किया था, बैसिलस thuringiensis। बट हुआ क्या, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इंसेक्ट है, ये इस जीन से इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, मतलब अब इस पे उतना असर नहीं होता। जैसे आप लोगों पे टीचर्स की एडवाइस का इतना भी असर नहीं होता कि आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, नहीं करते हो, उसी तरीके से इसने भी रेजिस्टेंस है वो डेवलप कर लिया है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज पावर हाउस, वो सारी चीजें मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है, नहीं भी पता है तो थोड़ा सिंपल रखते हैं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए है, यहाँ पे भी अपना डीएनए है। ठीक। अब एक सेकेंड, मैंने आई थिंक कहीं पे बनाया भी होगा सो दैट मेरे को टाइम नहीं लगे। यहाँ पे आते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल का स्पर्म है वो फीमेल एग से मिलेगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। दो डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो न्यूक्लियर डीएनए है और एक है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट थिंक ऑफ समथिंग। दिस इज एग, ठीक है, ये एग है और ये स्पर्म है। ठीक है। जब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फादर है, फादर का सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए है, वो इसके अंदर जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसके अंदर नहीं जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फादर का मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो जो नया बेबी बनेगा उस नए बेबी में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर का है, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी। ठीक है। और उसी के ट्रीटमेंट के लिए ही ये पूरा इशू है। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, ये फादर का न्यूक्लियर डीएनए था। न्यूक्लियर डीएनए जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं जाएगा। मदर का न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों है। ठीक है। अब अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर कुछ डिफेक्ट हुआ तो बेबी को प्रॉब्लम होगा। अब उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ट्रीटमेंट थेरेपी है। ट्रीटमेंट थेरेपी का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या रिप्लेस कर रहे हैं, जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है किसका, मदर का, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, डोनर से। डोनर मतलब जो और कोई थर्ड पर्सन, फादर वाला तो आएगा ही नहीं, तो किसी और मदर का, किसी और फीमेल का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेते हैं और रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा डायग्राम अब समझेंगे हम। देखो, स्पर्म है, ये एग के पास जाएगा, स्पर्म एग के अंदर एंटर होगा। अब एक छोटी सी जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फादर का नहीं जाएगा। अब यहां से एक इश्यू कब होगा, अगर मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कुछ डिफेक्ट हुआ तो वो डिफेक्ट से बेबी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें उस डिफेक्ट को हटाना है। हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चाहिए। इसका
मेल का है फीमेल का? मेल का नहीं होगा, क्योंकि मेल का होता तो फादर वाला ही आ जाता ना। फीमेल का चाहिए, डोनर का चाहिए। ठीक है, वहां से हम लेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? डिफेक्टिव वाले को हेल्दी वाले से रिप्लेस करेंगे। दैट इज इट। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इससे जाइगोट बना है। जाइगोट मतलब क्या है? जो बेबी है उसका पहला सेल है, एक सिंपल सेंस में। ठीक है, अब ये जो बना है इसमें फादर का तो क्या है? फादर का सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए है और मदर का न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल दोनों है। ठीक, इसमें मान लेते हैं यहाँ पे डिफेक्ट है, तो इस डिफेक्ट वाले को हम क्या करेंगे? हमें इसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? मदर 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 वाले डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिप्लेस करना है विद हेल्दी। हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं? ये डोनर है, इसमें 2 डीएनए है। ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ प्लीज, इसमें टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे क्योंकि अदरवाइज फिर आपको कभी नहीं समझ में आएगा। तो इसमें न्यूक्लियर डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये हम अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं? ये वाला हटा दे रहे हैं और फिर जो एक्चुअल मदर थी उनका इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं। दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब वापस आते हैं। हम्म ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये हाँ, देखो, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आर एक्सक्लूसिवली इनहेरिटेड फ्रॉम द चाइल्ड्स मदर। क्यों है मदर? क्योंकि फादर वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो अंदर अलाउड ही नहीं किया, मतलब अलाउ ही नहीं किया, तो फादर की साइड से ये वाला डिजीज नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने ट्रैप क्या सेट किया था कि क्योंकि यहाँ पे टर्म है ओनली मदर, मतलब फ्रॉम नॉट फ्रॉम बोथ पेरेंट, ओनली फ्रॉम द मदर। तो ओनली ये चक्कर में जो रूल होता है ना कि अगर ओनली दिखे, एक्सट्रीम वर्ड दिखे तो उसको गलत मानेंगे, यहाँ पे वो रूल गलत हो गया। इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, हाँ हाँ, ये वाली लाइन है, ये इसका पूरा क्रक्स है। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ए न्यू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव इन विट्रो। इन विट्रो मतलब विट्रो मतलब लैब के अंदर हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसिंग ए वुमेन्स अबनॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब मैं डिफेक्टिव उसको बोल रहा हूँ। डिफेक्टिव को हमने रिप्लेस कर दिया। ये तो डिफेक्टिव था, किसका था? मदर, जो एक्चुअल मदर थी उसकी, बेबी की, विद द डोनर, हेल्दी वन। डोनर मतलब कौन है? थर्ड पर्सन। अब इसी के चक्कर में इसको 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं। भाई फादर था, मदर था, फादर का कौन सा डीएनए था? न्यूक्लियर डीएनए। मदर का कौन सा है? न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल दोनों है। ये है डिफेक्टिव, इसलिए मैं इसको डीईएफ लिख दे रहा हूँ। हमें क्या करना है? हमें इस मदर के डिफेक्टिव को रिप्लेस करना है डोनर के। डोनर मतलब कोई और पर्सन जिसका हेल्दी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा। तो 3 लोग हो गए, फादर हो गया, मदर हो गई एंड डोनर हो गया। इसीलिए नाम क्या है? 3 पेरेंट बेबी। ओके, हाँ, 2 तरीके से ये हो सकता है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म, बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो उसके लिए 2 अलग अलग टेक्निक है, एक है मैटरनल स्पिंडलेस ट्रांसफर और दूसरा है प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रोन्यूक्लियर वाले में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एमएसटी में है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। अब आई थिंक इस पे इतना डिटेल में इसलिए गए हैं, रीजन बिंग की इस पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपको मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फिर वापस से किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट है स्टेम सेल्स। देखो, स्टेम सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। दे कैन सेल्फ जनरेट, सेल्फ रेप्लिकेट। सिंपल सेंस में सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब खुद से नया बना सकती हैं। ठीक है, स्टेम सेल में भी दो तीन टर्म्स है। एक है सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक का मतलब ऊपर हम बात कर चुके हैं, बॉडी सेल्स हैं। एक है प्लूरीपोटेंट सेल्स। प्लूरी मतलब प्लूरल से याद रखो, पोटेंट मतलब कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या है? ये वो सेल्स हैं जिनका कैपेसिटी है कि वो अलग अलग फॉर्म में जनरेट कर सकती हैं। दे आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक, अब आते हैं इस पे। रिसेंटली एक स्टडी है, उसमें पाया गया है कि ओस्टियोपोरोसिस है
उसका हीलिंग, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी बोन्स हैं वो कमजोर हैं, उसके रिकवरी के लिए, उसकी हीलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे बॉडी फैट है एडिपोज टिश्यू, उससे सेल्स एक्सट्रैक्ट करके, स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करके उससे हम इस ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपसे नहीं पूछेगा, बट आपसे ये पूछ सकता है कि स्टेम सेल का यूज क्या होता है। स्टेम सेल क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। स्टेम सेल का मतलब क्या है, सेल्फ रिन्यू, यानी कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकती हैं, खुद को नया बना सकती हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, कई बार आपने नोटिस किया है आपका यहाँ पे कट लगा, तो 2-3 दिन तो आपको वुंड दिखेगा, पर धीरे-धीरे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। ठीक है? मतलब है नया सेल्स बना और वो पूरा रिकवर हो गया। ठीक है? अब स्टेम सेल में भी दो टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या है, प्लूरी मतलब मल्टीपल फॉर्म में, दे हैव कैपेसिटी टू जनरेट इनटू ऑल सेल्स ऑफ द अडल्ट बॉडी, मतलब सब टाइप की सेल्स वो बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब इसी में ही एक है एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक मतलब दे आर फाउंड इन एम्ब्रियो, कुछ उसमें रटने की जरूरत नहीं है। एक है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल सेल है, उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है? इसके लिए आपके पास एक डायग्राम भी है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, ये जेनेटिकली रिप्रोग्राम्ड सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल मतलब बॉडी का जो सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल है, उसको स्टेम सेल बनाने के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। सिंपल रखते हैं इसको, ये सोमेटिक है, इसमें हमने कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, क्या बनाने के लिए, स्टेम सेल बनाने के लिए। इसको हमने क्या नाम दिया है, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक, ओके। हाँ, अब रिसेंटली एक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है, जो कि इंडिया का पहला बायो बैंक है, वो कहाँ पे शुरू किया गया है, NIAB हैदराबाद में। बस एनिमल है तो एनिमल से आपको पता चल जाएगा, स्टेम सेल मतलब उनकी उस टाइप की सेल्स हैं, बायो बैंक मतलब काइंड ऑफ डेटाबेस कलेक्शन हम बना रहे हैं। नेक्स्ट है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, अगेन डेटाबेस ही है, जहाँ पे भी बैंक आएगा इसका मतलब है डेटाबेस। यहाँ पे दो चीजें समझेंगे, एक सेकेंड, करेंगे क्या इसमें, इसमें हम लोगों के जीनोमिक इंफॉर्मेशन, उनका लाइफस्टाइल और क्लिनिकल डेटा है वो हम कलेक्ट करेंगे 10,000 लोगों का, और फिर हम उसका एक नॉलेज डेटाबेस है वो बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मतलब ऑफिशियली नाम क्या है, पाई चेक। पाई क्या है, इसमें फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस। ठीक है? अब ये फिनोम और फिनोटाइप दो टर्म्स है। फिनोटाइप का मतलब क्या है समझो, फिनोटाइप का मतलब है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा आंख कैसा है, हमारा हाइट कैसा है, ये सब चीजें। और इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को, हाइट क्या है, आंख का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, ब्लड टाइप क्या है, ये सारा पूरा है, ये फिनोटाइप है। इस कंप्लीट सेट को हम क्या बोलते हैं, फिनोम बोलते हैं। अब देखो एक छोटी चीज, दो लोगों का सेम हाइट का पोटेंशियल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है दोनों का सेम हाइट होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो फिनोटाइप है उससे बात नहीं बनेगी, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल, फिनोटाइप के हिसाब से हाइट होना है आपका, मतलब आपके पास में जो जेनेटिक्स है उसके हिसाब से आपका हाइट होना है 5'8", बट अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है 5'8" नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? हाँ, ओके। नाउ कमिंग टू बायोकेमिकल मार्कर। मार्कर का कुछ मतलब नहीं है, मार्कर का सिंपल है एक इंडिकेटर है, लिख ही देता हूं मैं। जैसे कोई एग्जांपल, हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क हो गया है। हार्ट अटैक कैसे आता है, ये पाइप है, इसमें से ब्लड फ्लो होता है, अगर इसमें डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा तो पाइप के जाम होने का रिस्क होगा, दैट विल बी हार्ट अटैक। नेक्स्ट है नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। कुछ नहीं है, सिर्फ ये टर्म का मतलब समझो। देखो पुराने टाइम में सब लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन भी उतना कॉमनली नहीं थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आप साइबर कैफ़े जाओगे। साइबर कैफ़े का मतलब क्या है, एक दुकान है जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। ठीक है? आप जाओगे, लेट्स से आप जितने टाइम के लिए यूज़ करोगे आप पेमेंट करोगे।
एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। शेयर्ड क्यों है? आप यूज करोगे, कोई और भी आपके बाद आएगा वो भी यूज करेगा। उसी तरीके से हम लैब्स बना रहे हैं जो एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। उसको हमने नाम दिया है नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क। इंडियाज फर्स्ट नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2025, which is a kind of a step in the direction of bio E3 पॉलिसी, जिसको 1 साल हो भी गया है। हाँ, बायो फाउंड्री क्या है? ऑटोमेटेड फैसिलिटी। इसको सिर्फ इतना ध्यान में रखो, लैब है और कुछ नहीं है। बायो मतलब वो डीएनए सिंथेसिस और जीनोम एडिटिंग सबसे रिलेटेड सुविधाएं इसमें मिलेगी। ठीक है, ओके। बायो E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कहने का मतलब है हम बायोटेक्नोलॉजी से नया प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। लेट्स से कि मेडिसिन के कंटेक्स्ट में ही हम उससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, हम उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं। हमारा बायो इकोनॉमी का टारगेट है आई थिंक 300 बिलियन बाई 2030, ये टारगेट है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके अंडर में है डीबीटी। डीबीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है एपीजेनेटिक्स। इसका मतलब क्या है? देखो, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम समझो, डाइवर्स एपीजेनेटिक एपिडेमोलॉजी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसमें डीप में सिर्फ लास्ट के 2 कीवर्ड याद रखो, ईपी। ईपी को मैं लिख दे रहा हूं एपी, ईपीआई। ओके, एपीजेनेटिक्स का मतलब क्या है कि हमारे जीन्स कैसे काम करेंगे। जैसे उसी पुराने वाले एग्जाम्पल को ही मैं करता हूँ। जीन के हिसाब से कि 2 लोगों का जीन है कि उनका हाइट है 5'8", थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला तो इसका 5'8" हो गया, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो इसका 5'6" ही रह गया। क्यों? जबकि दोनों के जीन तो 5'8" का हाइट कंटेन, मतलब 5'8" का हाइट का काम है उनका। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि अगर आपका एनवायरनमेंट उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए सपोर्टिव नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो सीधी सी बात है, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव। जैसे इस केस में तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, एपिजेनेटिक्स है दैट इज स्टडी कि आपके जीन है वो आपके सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट, आपके बिहेवियर से कैसे उनका एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है। दैट इज द प्रोजेक्ट डीप। एंड विद दिस जो हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट था उसको हमने खत्म कर लिया है। जीन एडिटिंग क्या है, जीएम क्रॉप क्या है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी मॉस्किटो वाला था, ऑर्गन ऑन चिप। चिप मतलब एक चिप पे हमने पूरा ऑर्गन का मॉडल रेप्लिकेट किया है। आरएनए साइलेंसिंग, किसी एक पार्ट को एक्सप्रेस करने से रोक देंगे। पेन जीनोम, पेन मतलब सब स्पीसीज का, शुक्र मतलब शुक्राणु जो फ्लावरिंग वाला था। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग मतलब डेटाबेस बना रहे हैं। जंपिंग जीन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर रहा है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जो कि इसके हम टी सेल के कंटेक्स में, लिविंग ड्रग जो कि ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज में होने वाला है। एमआरटी यानी माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्टिव हुआ तो हम रिप्लेस कर रहे हैं डोनर वाले से, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 3 पेरेंट, फादर मदर जो बायोलॉजिकल मदर और एक थर्ड है डोनर। नेक्स्ट स्टेम सेल, ये काइंड ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अगर इसमें सब शेप, सब फॉर्म में, सब टाइप में अगर रेप्लिकेट कर पाएंगे तो उसको हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोम। फिनोम और फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका कंप्लीट सेट है, उसको फिनोम बोलते हैं। ओके, बायोलॉजिकल मार्कर क्या है? बायोलॉजिकल मार्कर का मतलब इंडिकेटर्स है। बायोफाउंड्री नेटवर्क क्या है? मतलब बायो लैब्स हैं, कुछ नहीं है और। नेक्स्ट है डीप प्रोजेक्ट। डीप प्रोजेक्ट में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीन्स हैं, उसका एक्सप्रेशन है वो हमारे बिहेवियर और हमारे एनवायरनमेंट से कैसे इम्पैक्ट होता है। विद दिस बायोटेक्नोलॉजी पार्ट इज ओवर। इसका पीडीएफ आपको सिविल्स एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।